नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम इनसे मिलिए में। दर्शकों, आज कार्यक्रम इनसे मिलिए में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और इनके बारे में कहना चाहेंगे। पंजाबी प्रिय होते भी सखी हिंदी से स्नेह लगाया, पंजाबी प्रिय होते भी सखी हिंदी से स्नेह लगाया, गृहस्थी होते हुए भी कार्यक्षेत्र में खूब ध्यान लगाया। जब कलम की बारी आई तो कलम उठाते ही बेहद संजीदगी से अपने भावों को हर किसी को प्रेम सहित दर्शाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवित्री, लेखिका, ब्रॉडकास्टर, द्विभाषी लेखिका जिसे कह सकते हैं, जिन्हें कह सकते हैं, और साथ ही साथ दूरदर्शन व रेडियो में अपनी सेवाएं देने वाली डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू जी की। आइए सीधे आपसे मुलाकात करवाते हैं और स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आभार, शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैम, आज आपको हर कोई डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू के नाम से जानते हैं, लेकिन जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं वो ज़रूर आपके आज की जो आपकी इस समय आपकी शख्सियत है उसके बचपन को भी जानना चाहेंगे। किस तरह आपका बाल्यकाल बीता, क्योंकि कहते हैं ना, जो आज की जिस तरह से हम आज के माहौल में रहते हैं या आज की जो उपलब्धियां हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे अतीत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दर्शकों के लिए आपका आपके परिवार का, आपके बाल्यकाल का परिचय। बचपन की बात करना तो सबको अच्छा लगता है और बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम जो कुछ आज हैं, कोई भी, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी जी, वो जो बचपन था उसी का पेड़ बनता है बाद में। जी, तो बचपन का बहुत बड़ा रोल है। घर में माता पिता थे, मैं अकेली संतान माता पिता की। जी, पढ़ने लिखने का माहौल था, पढ़े लिखे थे, तो पढ़ने लिखने का ही रहा शुरू से ही, बचपन से ही। जी, ठीक थी पढ़ने में। यानी कि आज़ाद माहौल आपको मिला, चाहे वो पढ़ाई की बात करें या कार्यक्षेत्र की। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि पढ़ाई का आपको पूरा आपको कह सकते हैं अवसर मिला, और अब अगर धीरे धीरे बात करें, किस तरह से आपका रुझान लेखनी की ओर बढ़ा? आप किस तरह से लेखन की ओर, क्या बचपन से ही आपका इस ओर ध्यान रहा या बाद में कार्यक्षेत्र में आने के बाद? रुचिका हमारा छोटा सा गांव पंजाब में, जी, संगरूर ज़िला में मालेरकोटला तहसील पड़ती थी। अब तो मालेरकोटला ज़िला बन गया, जी, तब तहसील थी। तो उसमें गांव है खुर्द। पिता मेरे मालेरकोटला जाते थे पढ़ाने, तो वो घर से निकलते हुए पूछते थे क्या लाना है। उनको लगता था कुछ मैं मांगूंगी खाने के लिए, जी, कुछ गुड़िया बोलूँगी, बिल्कुल, कोई खिलौना मांगूंगी। जी, मैं कहती थी वो लाना, चंदा मामा लाना और हंस, बाल हंस लाना। और थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मुझे वो कहानी सारिका लाना, कहानी लाना। जी, तो मैगज़ीन मंगाती थी, इतने पैसे तो नहीं होते थे, फिर वो पुराने अंक ले आते थे। जी। ये था बचपन। पढ़ पढ़ के लिखने का शौक़ पैदा हो गया। यानी कि आपने बचपन से ही शुरुआत कर दी थी पढ़ने की, क्योंकि कहा जाता है कि एक लेखक पहले अगर वो पढ़ने की आदत डालें तभी एक अच्छा लेखक बन सकता है। तो आपने शुरुआत अपने बाल्यकाल से ही कर दी। तो जानना चाहेंगे कि आपकी वो पहली कौन सी कृति थी जो आपने जिसको आप आज भी याद करती हैं तो बहुत गर्व महसूस करती हैं? मैं 12-13 साल की थी। पिता काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, जी, प्रगतिवादी ख्याल थे उनके। तो हमारे घर में ये सब नहीं चलता था कि कोई आएगा तो अलग बैठेगा, अलग बर्तनों में खाना खाएगा। हमारे घर में ये नहीं चलता था। वो सब देखा और इसी विषय पे पहली कहानी लिखी थी 12-13 साल की उम्र में। इंसान कहानी का नाम था। तो बाद में संकलन छपा इसका, वो तो बहुत बाद में किताब छपी। जी, मगर कहानी अगर कहीं भेजती थी तो हो जाती थी कि हाँ किसी किताब में, किसी संकलन में लेंगे। मगर ये पब्लिशिंग, प्रकाशन की समस्याएं तो मैंने शुरू से ही देखी हैं। जी, आज भी हैं, बहुत हैं। देखा जाए, सोचती हूँ तो
प्रकाशन के बारे में ज़्यादा समझ मुझे अभी भी नहीं आई। 10 किताबें छपने के बाद भी मुझे प्रकाशक की समझ अभी आई नहीं है। जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह से कह रहे हैं? नहीं, सच में नहीं आई। जी। तो उन दिनों भी एक जगह कहानी भेजी तो जवाब आया कि कहानी बहुत अच्छी है, हम आप अपनी किताब में लेंगे। जी। तुम अगर किताब छापने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो सब लोग, अगर 20 लोगों की कहानियाँ हैं तो 20 लोगों से हम 200 रुपया लेंगे। जी। मैंने अपने पिता से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा ये क्या प्रकाशन हुआ, पढ़े लिखे तो थे वो, जी। सेल्फ मेड थे, खुद ही पढ़े थे काम करते करते। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं छपवानी चाहिए कहानी, जी। ऐसे किसी संकल्प में कहानी देने का क्या मतलब। जी। मुझे पैसे नहीं मिले मेरी कहानी, मुझे दुख हुआ। जी, बिल्कुल। दुख हुआ मुझे, मगर पिता अपनी जगह ठीक थे, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक थे। उनके अपने मूल्य थे, जीवन मूल्य थे, उनके अपने आदर्श थे, वो अपनी जगह ठीक थे। कह सकते हैं कि जिस पदवी या कह सकते हैं जिस कार्यक्षेत्र में आप रही, वहाँ पर आप बतौर प्रोग्राम हेड के तौर पर, अधिकारी के तौर पर आपने कार्य किया। दूरदर्शन और रेडियो के साथ आपका लगभग 30 साल का सफ़र रहा है और शायद वही पिता की जो सीख है, कह सकते हैं उनके जो मूल्य हैं आप में वो साफ झलकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि एक वो समय था जब आपको अपने स्तंभ के लिए बतौर स्तंभकार आपको पैसों की ज़रूरत थी कॉलम में अपने जो कुछ कृतियां हैं उसको पब्लिश करने के लिए, लेकिन आज आपकी 10 कृतियां जो है पब्लिश हो चुकी हैं। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि आप, अगर हम बात करें आपके गृहस्थ जीवन की भी, क्योंकि आप गृहस्थी में भी आपका जो है बहुत अच्छा रोल कह सकते हैं बतौर एक माँ, एक पत्नी, बेटी कह सकते हैं, या फिर और भी बहुत कुछ, एक जो महिला है बहुत सारे रोल प्ले करती हैं। तो आफ्टर मैरिज या फिर हम कहें विवाह के उपरांत कैसा आपका जीवन रहा? क्या इसी शिद्दत से आपको कह सकते हैं जो आपको परिवेश मिला, जिस तरह से आप अपने पिता के घर में कार्य करती रही, साहित्य को आप समय देती रही, आपने शुरुआत कर दी थी, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? शादी के बाद मुझे पति का बहुत सपोर्ट मिला। जी। मुझे कभी किसी काम के लिए, किसी शौक़ के लिए, लिखने पढ़ने के लिए कभी कोई रुकावट नहीं डाली गई, रादर सपोर्ट किया गया। वो अपने को पीछे रख के मेरे को आगे रखते थे। जी। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बहुत आसान रहा होगा सब कुछ। जॉइंट फैमिली थी जी। सबको देखना होता था, घर को देखना होता था, नौकरी थी, फिर मेरे जुड़वा बेटियां हुई जी। शादी के पहले साल में, तो उनको भी देखना था, बच्चों को देखना है, सास ससुर हैं, देवर है, ननद है घर में, नौकरी है। बिल्कुल। तो वो सब इसलिए आसान रहा रास्ता जी कि पति का बहुत सपोर्ट था। जी। मैम, जिस तरह से हम अक्सर सुनते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी कह सकते धर्मपत्नी या महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ इस तरह की कहानी है कि आपकी सफलता के पीछे जो आप महेंद्र साहब का हाथ था। जी बिल्कुल। तो मैम, जिस तरह से हम जान पाए हैं कि आपने अपनी पीएचडी भी इसी कार्यकाल में कह सकते हैं अपने विवाह के उपरांत जो है वो परस्यू की, आपने पीएचडी अचीव की, तो कभी आपको लगा नहीं कि कभी आप ऐसे क्षण आए हो आप खुद को कमज़ोर महसूस करती गई, या फिर कैसे आप सामंजस्य बिठा पाती थी परिवार, कार्यक्षेत्र और अपनी पीएचडी? नहीं, मैं कमज़ोर कभी नहीं हुई, मुझे कमज़ोर होने नहीं दिया। मेरे पति ने मुझे कभी कमज़ोर होने नहीं दिया, उनको मेरा कमज़ोर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर कहा जाए तो उनको मेरा बेबाक होना ही पसंद था। जी। हमारी अपनी पसंद की शादी थी जी। तो उनको मेरा बेबाक होना, बोल्ड होना ही अच्छा लगता था, इसलिए मुझे कमज़ोर तो उन्होंने कभी होने नहीं दिया।
जी, तभी आप आत्मनिर्भर बनी कह सकते हैं। एक तो माना जाता है कि कार्य क्षेत्र की अगर आप कार्य करती हैं, आप जॉब कर रही हैं तो आप आत्मनिर्भर हैं। अगर दूसरी ओर देखा जाए, अगर आप अंदर से, भीतर से अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप को आत्मविश्वास है, आपके भीतर से आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो भी कह सकते हैं आप आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात कहना चाहूँगी जी। रुचिका कि सिर्फ जॉब में या बिजनेस में या अपना काम करने से और आत्मनिर्भर नहीं। जी। अगर कोई घर में है, घर को संभाल रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, बड़ों को देख रही जी। हैं, तो वो भी आत्मनिर्भर हैं। मैं इस बात को नहीं मानती कि आप नौकरी में हैं या आपने कुछ अपना काम शुरू कर लिया है तभी आप आत्मनिर्भर हैं। जी। ठीक है, आर्थिक पक्ष है, मगर ज़रूरी नहीं है। आप घर में रह के भी सहयोग दे रही हैं। जी। जहाँ जहाँ पैसा बच रहा है आपके काम करने से, तो वो आपकी अर्निंग हुई ना। जी। तो मैं उन महिलाओं का भी उतना ही सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, जो घर में बैठ के घर को देख रही हैं। जी, बहुत बड़ा आपने संदेश दिया है यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी कार्यक्षेत्र में जाकर कार्य करें। अगर आप गृहस्थी हैं, घर पे अपने फैमिली को टाइम दे रही हैं, उनकी हर दायित्व को पूरा कर रही हैं, तो वो भी एक अपने आप में आत्मनिर्भरता की पहचान है। बिल्कुल। जी, अब मैम बढ़ते हैं आपकी साहित्यिक कह सकते हैं जर्नी के बारे में। तो जानना चाहेंगे आपकी जो पहली कृति थी, या कह सकते हैं क्योंकि आपको द्विभाषी कवित्री भी कहा जाता है, तो कैसे पंजाबी से आपने हिंदी की ओर अपना रुख किया? पंजाबी से हिंदी ऐसे हुआ, मैं जालंधर में कार्यरत थी। जी। तो 89 की बात है। जी। हमारे दफ्तर में, आकाशवाणी जालंधर में पहली बार हिंदी अफसर आए। जी। उससे पहले नहीं थे, हिंदी सेक्शन नहीं था ऐसे। हिंदी के कार्यक्रम होते थे जी। मगर हिंदी में काम करने के लिए हिंदी अफसर नहीं थे। शर्मा जी आए तो राजेंद्र प्रसाद हमारे केंद्र निदेशक थे, तो ये फैसला हुआ कि एक पत्रिका निकाली जाए। जी। यात्रा नाम करके पत्रिका। तो हम सबसे कहा गया, जी। हमारे केंद्र निर्देशक ने सबसे कहा, खासकर प्रोग्राम वालों को, कि कुछ लिखें। जी। तो मैंने उन्हें कहा मैं तो पंजाबी में लिखती हूँ। कि नहीं, हिंदी की पत्रिका निकालनी है तो प्रोग्राम वाले तो उसमें प्रतिभागी होने चाहिए। जी। तो आप हिंदी में लिखें कुछ। तो हमें एक निश्चित वक्त दे दिया गया कि फलां तारीख तक आपको हिंदी अफसर के पास अपनी रचना जमा करा देनी है, क्योंकि छपना है, पत्रिका आएगी। मन नहीं था मेरा, मगर उस निश्चित दिन से एक दिन पहले सीट पे बैठे काम करते करते मुझे लगा कि ऐसा भी क्या है, जी। हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते। तो मैंने एक कविता लिखी छोटी सी, जी। छपी। हम सब ने एक दूसरे को पढ़ा, अच्छा लगा। जी। फिर एक दिन केंद्र निदेशक साहब ने मुझे बुलाया, हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद जी ने, जी। और मेरे से कहा कब से लिख रही हो। अरे वाह। मैंने कहा ये हिंदी में तो पहली रचना है, जी। ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं, सच में पहली है, आपके कहने से लिखी है। कि नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह दी, वो मुझे एनकरेज करने के लिए कही होगी कि बहुत पढ़ा है मैंने हिंदी साहित्य, पूरा हिंदी साहित्य एक तरफ, तुम्हारी कविता एक तरफ। जी, बहुत बड़ी बात। तो और एक शिक्षा दी कि हिंदी में लिखना मत छोड़ना। जी। लिखो पंजाबी में, बहुत अच्छी बात है, मगर हिंदी में लिखोगी तो पाठक वर्ग बढ़ेगा, तुम्हारा घेरा विशाल होगा तुम्हारे पाठकों का। जी। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और मैंने माना उस बात को। जी। और आज मैं हिंदी में पंजाबी से ज़्यादा लिखती हूँ। जी। पंजाबी में कम, हिंदी में ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। अगर वो पंक्तियाँ अगर आप अभी भी दर्शकों के लिए अगर आप प्रस्तुत करना चाहें तो? ज़रूर। जी। ज़रूर। दीवारें फांदना अच्छा लगता है तुम्हें। जी। दीवारें फांदना अच्छा लगता है तुम्हें, मगर मैं तुम्हें पाकर दीवारों में कैद हो गई। मगर मैं तुम्हें पाकर दीवारों में कैद हो गई। पगडंडियाँ पसंद हैं तुम्हें,
और मैं चाहती हूँ तुम्हें जोखिम भरे रास्तों से बचाना, बस इतना सा ही तो फ़र्क है हम दोनों में। जी, बहुत छोटी खूब, सी कविता थी। बहुत खूब। कह सकते हैं कि सचमुच वो जो सीख थी ना आपके लिए कि बिल्कुल नहीं छोड़ना और इसी तरह से इसी लगन के साथ हिंदी में अपने लेखनी को बढ़ाते रहना, और शायद तभी आज आप इस मुकाम पर हैं कि आपको हर काव्य मंच पर कह सकते हैं आपको सम्मानित किया जाता है और आपकी जो कृतियाँ हैं वो सराही जाती है। बतौर समीक्षक भी आप कार्य करती हैं, तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वन काम से भी जुड़े हैं, यानी कि वरिष्ठ जो काव्य मंच है उससे भी आप जुड़े हैं, बतौर अधीक्षक भी आपने सेवाएं दी हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं, एक शुरुआत से लेकर वन काम के इस मुकाम तक पहुंचने की जो जर्नी है, कैसे आप इसे देखती है? वो तो सोशल मीडिया को इसका श्रेय जाएगा। जी, सोशल मीडिया पे कभी कभी डाल देती हूँ, कुछ लिखा, कोई कविता लिखी या कहानी लिखी तो डाल दी, जी, तो वहाँ से फिर आपको पाठक मिल जाते हैं। तो वहीं से मेरे को कहा गया ये महिला इकाई वन काम वगैरह का देखने के लिए। जी, बाकी जो आप समीक्षा की बात कर रही हैं, शौक़ है मेरा, पढ़ती हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो अगर जी। मुझे कुछ बहुत अच्छा लगे तो उसका रिव्यू करना पसंद है, उसकी समीक्षा करना, जी, तो वो डाल देती हूँ, सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ। जी, इसी सिलसिले में एक बात बताऊंगी आपको। तरसेम अशर हैं, वो अच्छी फिल्मों की समीक्षा करते हैं, जी, फिल्में भी ऐसी जो साहित्यिक कृतियों पे बनी हैं, जी, किसी नावल पे बेस्ड हैं, तो अच्छी जो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो ना हो, जी, जो अच्छी फिल्में हैं साहित्यिक रचनाओं पे आधारित, जी, तो उनका एक दिन फ़ोन आया कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है जी, कि इस पे फिल्म भी बनी है, तो हम पढ़ चुके इसको 2-3 बार, हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, आप लिख सकती हैं इस पे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने आषाढ़ का एक दिन नाटक इतनी बार पढ़ा है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मेरे अंदर समाहित है जैसे, तो मैंने उनसे कहा हाँ बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा। जी, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंजाबी में लिखूं, क्योंकि उनका पंजाबी में है सीरीज़ जी, जो वो ये लिखते हैं, तो कहते नहीं हिंदी में लिखें, आषाढ़ का एक दिन पे हिंदी में लिखें। जी, ठीक है। फिल्म देखी मैंने पहले फिल्म देखी नहीं थी, जो मनी कॉल की फिल्म, जी, वैसे दूरदर्शन ने भी बनाई है आषाढ़ का एक दिन पर, जी, और मनी कॉल की फिल्म है एक, तो वो देखी, नाटक तो पढ़ा हुआ था ही, दोबारा पढ़ा, फिर लिखा उस पर, मेरी समीक्षा की बहुत चर्चा हुई उसकी, जी, अच्छा लगा मुझे। जी। तो आप ठीक, अच्छा क्या लगा। मानना है आपका, बतौर समीक्षक आप खुद को कैसे देखती हैं? एक साहित्यकार के लिए समीक्षा का क्या महत्व है? महत्व की बात नहीं है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जी। मैं अपने आप को ऐसे प्रोफेशनल समीक्षक तो नहीं समझती, जी, मुझे कुछ अच्छा लगे, अगर मेरा मन हो थोड़ा लिखने का जी, तो लिखा जाता है, ठीक, ऐसे बहुत अच्छा तो नहीं होता मगर ठीक लिख लेती हूँ, अच्छा लगता है। जी। और इसी बीच हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू जी को इनकी उपलब्धियों के लिए, इनकी सेवाओं के लिए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। जी। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में जी, योगदान के लिए योगदान के लिए। जी, जो सम्मानित किया वो पंजाबी लेखक सभा, जी, साहित्य अकादमी और जर्नलिस्ट ग्रुप, इन तीनों का इकट्ठा वो प्रोग्राम था अभी जनवरी में। जी, तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित जी, किया। बहुत हमने तो सेवाएं दी, मुझे नहीं पता वो उत्कृष्ट थी कि नहीं, बिल्कुल उनको लगा होगा। नहीं, बिल्कुल होगी, तभी आपका नाम जो है आपको पुरस्कृत किया गया, आप सम्मानित किया गया। जब बात काम करते पुरस्कृत थे, होने की जा रही है तो मैम काम करते थे। हाल ही में पिछले वर्ष आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं, रेशमा की अगर हम बात करें तो बहुत लोक प्रसिद्ध रही। इस बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह की थीम पर आपने इसे लिखा, कैसी पुस्तक है ये? रुचिका, मैंने पहला नावल लिखा था, ये पंजाबी में लिखा था। जी, मुझे लगा इसको फेसबुक पे थोड़ा हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में
डाला जाए, देखा जाए इसका क्या रिस्पॉन्स है। जी। हिमाचल में काफ़ी देर से हूँ मैं। हम दोनों 95 में आ गए थे, मिंदर साहब और मैं यहाँ। मैं आकाशवाणी में और वो दूरदर्शन में। जी। तो हिंदी के बहुत बड़े बड़े लेखकों से मिलना जुलना रहा। जी। बहुत सीखा, तुलसी रामन जी से बहुत सीखा। गुरुजी बोलती हूँ मैं उनको। जी। जगदीश शर्मा जी से, रेखा जी से बहुत सीखा हिंदी की बारीकियाँ। अभी मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ हिंदी में, मगर प्रोत्साहन मिला उनसे। जी। तो यहाँ बहुत लोग हैं जो पंजाबी पढ़ लेते हैं, तो उनकी तरफ से आया कि कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते। जी। कि हम जब गूगल का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हिंदी में तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। जी। तो कुछ लोग तो चलो पढ़ लेते हैं गुरमुखी स्क्रिप्ट, तो आप इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखती? बहुत खूब। जी। तो उनके कहने से मैंने हिंदी में वो नावल लिखा। काफ़ी देर तक उसको सोशल मीडिया पे शेयर करती रही। जी। फिर छोड़ दिया बीच में, और फिर छपवाई वो किताब, वो काफ़ी चर्चित हुई। जी। और साथ ही साथ आपके काव्य संग्रह भी रहा है। जी। मीता। हाँ, मीता अभी आई है। मीता अभी ये जो विश्व पुस्तक मेला था फरवरी में दिल्ली में, जी। ये उसमें रिलीज़ हुई अंतिका जी। प्रकाशन की ओर से। जी। यानी कि उस दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला रहा है, जी। उसमें राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें भी लॉन्च होती है। जी। स्थान मिलता है, और आपकी पुस्तक को भी स्थान मिला। ये पूरे कह सकते हैं हिमाचल वासियों को, क्योंकि आप हिमाचल में भी रही हैं, और नॉर्थ जोन के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर थोड़े अंश इस पुस्तक की अगर आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहें। मैं पहले रेशमा से कुछ पढ़ना चाहूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। थोड़ा सा। जी। इसमें जो मुख्य पात्र है वो तो रेशमा है। जी। मगर कुछ सब प्लॉट हैं। तो जो शुरू कर रही हूँ वो रिंकू एक पात्र है, उसके बारे में। वो पार्क में बैठ गए, दोनों चुप थे। बिंदर ने रिंकू को ध्यान से देखा, पता नहीं कहाँ गुम थी वो। क्या हुआ रिंकू? मम्मी को पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल। क्यों, बीमार हैं? हवा में उड़ते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं। पापा से फ़ोन पर लड़ते रहेंगे, मैं तो उनके लिए जैसे हूँ ही नहीं। बिंदर को रिंकू की बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। सवालिया निगाहों से उसने रिंकू को देखा। एक अंकल हैं, या तो मम्मी उनके साथ घूमती रहती हैं या उनको घर ले आती हैं। कितनी कितनी देर वो अंकल के साथ अपने कमरे में बैठी रहती हैं। बिंदर परेशान रिंकू को देख रहा। बिंदर मन करता है पापा को बता दूं, पर हिम्मत नहीं कर पा रही। बिंदर सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। रिंकू अपनी धुन में बोली जा रही थी, वो अंकल मेरी तरफ गलत नज़र से देखते हैं, मम्मी को नज़र नहीं आता। बिंदर नहीं जानता रिंकू से क्या कहे। वो ऐसी बातें सपने में भी नहीं सोच सकता। दुनिया में ये सब भी हो सकता है। अंधेरा हो रहा था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। जी। ये सब प्लॉट है। जी। जो असली प्लॉट है वो रेशमा है उसमें। जी। और बिंदर की माँ है। बीजी मिलना चाहते थे। उस शनिवार वो चंडीगढ़ उनके पास थी। शाम को बीजी ने बिंदर और रेशमा को बिठाकर कहा, रेशमा इसको समझा लो, मेरे से नहीं घर संभलता, अब शादी करवा ले। बीजी ठीक कह रहे बिंदर, शादी तो अब हो जानी चाहिए। मैं करूं रिंकू के पापा से बात। दीदी शादी तो मैं करवा लूँगा, बस एक शर्त है मेरी। हाँ बताओ, क्या शर्त रखेंगे हमारे भैया जी? दीदी शादी पहले आपकी होगी, फिर चाहे दूसरे दिन मेरे सेहरा बांध देना। ठीक है, कर दो मेरी शादी। ना बीजी को विश्वास हुआ ना बिंदर को। सच बोल रहे हो? बिंदर ने अपने कानों पर विश्वास ना करते हुए कहा। हाँ हाँ सच बोल रही हूँ, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। 40 की हो रही हूँ और बात हो रही है बिंदर की शादी की। उसने बीजी के गले में बाहें डालते हुए मजाक से कहा। जी बहुत खूब।
चूँकि हमारे पास समय की थोड़ी हाँ कह जी। सकते हैं कि जितना साहित्य को जितना पढ़ें, जितना समय दें, उतना कम पड़ता है। तो चलते चलते अगर कुछ पंक्तियाँ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए आपकी जो मीता काव्य संग्रह है उससे सुनाना चाहें। ज़रूर ज़रूर जी। सुनाना चाहूँगी। मीता की कविताएं कुछ 3 लंबी कविताएं हैं इसमें जी। और बाकी छोटी कविताएं हैं। तो इसमें से मैं बेटियां कविता सबसे पहले सुनाना चाहूँगी आपको। जी। बेटियां जो हैं मुझे लगता है काफ़ी जो दर्शक हमें देख रहे हैं आपको बताना चाहेंगे, मैम की 2 बेटियां हैं और मैम खुद भी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी रही हैं। तो जी। बहुत ये जो शब्द है मैम के बहुत करीब है। तो जी। आपकी पंक्तियों से ही मैम हम कार्यक्रम का अंत करना चाहेंगे बिल्कुल, और शुक्रिया बिल्कुल। अदा भी करना चाहेंगे आपने समय निकाला। बेटियां, नहीं, मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया तुम्हें, देना भी नहीं चाहती। आश्वासनों से निर्भर हो जाती हो तुम मुझ पर। नहीं चाहती मैं तुम्हें कमज़ोर निर्भर देखना। चाहती हूँ लौट आए तुम में वो पहले जैसा आत्मविश्वास। तुम चलो फिर से अपनी चाल, रास्ते हों और हों तुम्हारे बढ़ते कदम। ये डरे डरे रहना तुम्हारा नहीं भाता मुझे। बात बात पर बिना कसूर चांटा खाए बच्चे की तरह डरी डरी हिरनी सी आंखें तुम्हारी नहीं देख सकती मैं। तुम क्यों पत्ते की तरह कांपती रहती हो? ज़रा ज़मीन पर गड़ा कर तो देखो अपने कदम। जी, कोई बहुत आंधी खूब। तूफान नहीं हिला पाएंगे जी, तुझे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए। और दर्शकों, जिस तरह से मैम ने अभी अंतिम पंक्तियाँ पढ़ी कि बिल्कुल नहीं डरना है, निडर होकर आत्मनिर्भर बनना है, हर कार्य में अपना योगदान देना है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।